Hey everyone, how are you doing? I hope everything goes well. अब फेस्टिव सीजन्स भी ओवर हो गए हैं और हमें अपनी पढ़ाई भी ट्रैक पे लानी पड़ेगी और प्रीलिम्स के लिए भी हमें ग्रेजुअली शिफ्ट होना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर होगा प्रीएम्बल। और ये जो चैनल है ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा जीएस में। जिस पेपर में जीएस आते होंगे उसमें सब कुछ सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो यूपीएससी सीएसई हो, यूपीएससी ईपीएफओ हो, एसएससी सीजीएल हो, स्टेट पीसीएस हो, ऑल अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी होगा। और इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने चैप्टर करा फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद एक एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, फिर एमसीक्यूज का सेशन होगा। इससे क्या है, हमारा रिटेंशन पावर भी स्ट्रांग रहेगा और हम एक एप्टीट्यूड भी डेवलप कर पाएंगे थ्रू द एमसीक्यू सेशन। सो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। फर्स्ट प्रीएम्बल से हम क्या समझते हैं? प्रीएम्बल जो एक प्रीफेस या फिर एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। यस, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आप देख रहे हैं ना प्रीएम्बल, दिस फोटो, ये जो फोटो है ये जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल का है। इसमें एक बार मॉडिफिकेशन हो चुका है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक ही बार में इसी वीडियो को देखते देखते सब कुछ 70 to 80% सब कुछ रिटेन हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है जीएस में कि आप बिना रिवाइज करे सब कुछ याद कर पाएँ। प्रैक्टिस, रिवीजन, एक्टिव रिकॉल सब कुछ चाहिए, तो आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं पर अपना 100% ट्राई करूंगी आपको सब कुछ यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा है? फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ये जो है सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको हमें एज इट इज ऐसे ही याद रखना है, इन दैट ऑर्डर, सेम ऑर्डर में हमें याद रखना है। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ पे तो लगता है हमें याद हो गया, बट हमें एक बार आग बंद करके बाय हार्ट याद करना है। जब हम एक्टिव रिकॉल सेशन करेंगे तो उसमें भी बिना देखे हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेचर होता है। वी, कहाँ से अथॉरिटी मिल रही है, मीन्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है। कौन अथॉरिटी कौन दे रहा है? सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स पीपल ऑफ इंडिया। यस, अथॉरिटी दे रहे हैं। एंड जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। जस्टिस में क्या क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको हम एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे आने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all. Fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity. Unity is added by, not unity, it's integrity. Integrity is added by the 42nd Amendment Act. Socialist and secular is also added by the 42nd Amendment Act. जब इसका पहले वाला फॉर्म था उसमें केवल क्या क्या था? सोवेरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, केवल और केवल। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें इंटीग्रिटी ऐड किया गया इन फ्रेटर्निटी सबसेक्शन में, फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन में। इतना क्लियर हुआ? और हम इसको एक और बार डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में, तो आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन भी दे रखा है। डेट ऑफ अडॉप्शन है 26 day of November 1949, hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। yes, इस टाइम इसको हमने इनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था ऑन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है इतना क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि ये प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट बोरो कहाँ से किया गया। इट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लैंग्वेज और वर्डिंग है प्रीएम्बल की वो कहाँ से बोरो किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर नहीं पता हो हमें और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लैंग्वेज कहाँ से बोरो किया गया, तो हमें क्या इंट्यूशन आएगा हमारा कि हमने यूएसए ही पढ़ा है, यूएसए ही होगा। बट नहीं, लैंग्वेज जो ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है और कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से बोरो किया गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया है तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ये नहीं वीडियो सुना और थोड़े दिनों बाद भूल गए। इसको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स में अपना लिखिए
और उसको बार बार रिवाइज करके एक्टिव रिकॉल सेशन के थ्रू और हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज का सेशन भी रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसका फॉर्म है। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज गिवन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स गिवन थे, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें गिवन थी जो सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी थी। फिर यही एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले सीरीज में। और स्टेटमेंट क्या क्या पास हुए फॉर द प्रीएम्बल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट देके इनका नाम पूछ सकते हैं किसने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो हमें अच्छे से याद रखना है। जैसे कि आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, एन के पालकेवाला ने। हॉर्सोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, के एम मुंशी ने। और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला अर्न्स्ट बारकर ने। ये हम इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इन मेंस, ठीक है, और एज एन एग्जाम्पल। और ये प्रीलिम्स में भी एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम हो दूसरा, ठीक है। तो हम एक और रिवाइज करें आँख बंद करके या फिर से मेरे साथ बोल के। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, एन के पालकेवाला। हॉर्सोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, के एम मुंशी को। एंड की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे अर्न्स्ट बारकर को। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीएम्बल में ही कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं फॉर रिटेंशन पावर, ठीक है। अब हम बताते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमें किससे मिलती है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसके हिसाब से रूल करती है। गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रूल करती है, हम उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो अथॉरिटी कौन दे रहा है उनको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया गिव द पावर टू रूल, ठीक है। अब नेचर मैंने बताया सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दीज टू वर्ड्स आर एडिड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और प्रीएम्बल में केवल और केवल एक ही टाइम अमेंडमेंट हुआ है, वंस टाइम। तो ये नहीं है कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसको रॉन्ग कर दें, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, हमें ये याद रखना है और इसको हाईलाइट करते हुए अपने नोट्स में भी मेंशन करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसको हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। यस, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दिस जस्टिस इज टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बोथ 3 words आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से मिलकर बना है, बहुत सारी कंट्री के सोर्सेज, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमने फिक्स किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक बेटर वर्जन बन सके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी इंडिया के नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उसमें एडजस्ट किया। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ था, एक टाइम हुआ बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें मैंने बताया बहुत बार कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड किस में ऐड किया गया था, इन फ्रेटर्निटी सेक्शन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। अब हम आते हैं केसेस कौन कौन से हुए हैं। केसेस हुए हैं 3, लाइक बेरूवारी यूनियन केस हुआ है 1960 में, जिसमें कि प्रीएम्बल जो है उसमें बोला गया प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही इसको हम अमेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस होता है केशवानंदन भारती केस, ये सबसे बड़ा केस था, इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी और सबसे बड़ा जजमेंट था ये। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रीएम्बल, इसमें बोला गया कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको हम अमेंड कर सकते हैं। इसको हमें याद रखना है कि इसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, बट इन LIC केस 1980 में जो हुआ था उसमें बोला गया कि एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जामिनर भी कंफ्यूज कर सकता है कि लिख दिया प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे हम क्या सोचेंगे, अगर हमने ऊपर से पढ़ा होगा तो हमें सोचेंगे केशवानंदन भारती के साथ टिक लगा दो, बट नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। ये LIC केस 1980 का एक जजमेंट है, उसमें बोला गया था, ठीक है। ये अच्छे से याद करना है, मैं एक और बार रिपीट कर दूंगी, अगर रिपीट कर देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बेरूवारी यूनियन केस में क्या बोला गया था, प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही इसको अमेंड कर सकते हैं। केशवानंदन भारती केस में बोला गया ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको हम अमेंड कर सकते हैं। और LIC केस में क्या बोला गया, ये एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का,
इसको हम अमेंड कर सकते हैं, बट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, इसको कोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे वो जस्टिशिएबल हैं, डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए आए थे डीपीएसपी, कि अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उससे हमारी कंट्री में बहुत अच्छा वेलफेयर होगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी कंट्री की। बट फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यही है, ये जस्टिशिएबल है, पर डीपीएसपी हो गया, प्रीएम्बल हो गया, दिस इज नॉन जस्टिशिएबल। अब हम आते हैं सोवेरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब आप क्या समझते हैं? सोवेरेन का मतलब होता है कि फुल अथॉरिटी है अपनी गवर्नमेंट के पास, अपने आप की, वो अपने आप को गवर्न कर सकती है विदाउट एनी डिपेंडेंस और डोमिनेशन, किसी पर डिपेंडेंस नहीं है हमारी कि हम डिसीजंस के लिए उनसे पूछेंगे, हम खुद ही सोवेरेन हैं, हम अपने आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना है फॉर डेवलपमेंट, अगर गवर्नमेंट को रूल पास करना है फॉर एआई इथिक्स का, तो वो सोवेरेन है, वो अपने आप कर सकती है। गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, गवर्नमेंट इज सोवेरेन टू टेक दैट डिसीजन विदाउट एनी डोमिनेंस, विदाउट एनी इंडिपेंडेंस, विदाउट एनी डिपेंडेंस, यस, इंडिपेंडेंट होकर अपने आप अपना डिसीजन ले सकती है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक हमें सोशलिस्ट बनाना है, हमारी कंट्री, हमारी इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करती है, जहाँ पे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मॉडल चलते हैं। पब्लिक में क्या होगा, ये वेलफेयर देखेगी पीपल का, और प्राइवेट से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कंट्री का, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल से, इससे इनइक्वालिटी कम होगी, इससे पॉवर्टी ख़त्म होगी, इससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, और यही हमारे इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर मीन्स स्टेट हैज़ नो रिलीजन, यही होता है सेकुलर का मतलब। ठीक है, और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब मैं अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। सेकुलर, सेकुलर का मतलब हमारी इंडिया के पास कोई भी रिलीजन नहीं है, एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस और टू प्रोपगेट एनी रिलीजन विदाउट एनी हर्डल। कोई भी रिलीजन को प्रोपगेट, प्रैक्टिस और प्रोफेस कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है हमारे रिलीजन में, अगर उसको इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? नेगेटिव सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट और रिलीजन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो कि ब्रिटेन में फॉलो होता है, हमारी इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है। ये मैं जो बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए, ये कहीं ना कहीं पूछा गया है एज अ स्टेटमेंट। इसको आप ऐसा नहीं ले लीजिएगा कि बस सुन लिया हो गया, इसको चाहे एक बार पीछे जाके रिप्ले करके वीडियो को फिर से सुनिए जो मैंने बोला है। ठीक है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है, और ब्रिटेन में नेगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है, जहाँ पे कि स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट है। सेकुलर क्लियर हो गया, सोवेरेन क्लियर हो गया, सोशलिस्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल बाय पीपल, जहाँ पे कि पीपल इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि कौन रूल करेगा, उसके बिहाफ पे रूल होगा, पीपल के बिहाफ पे, वो होता है डेमोक्रेटिक। और दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी वो होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ जैसे कि सिंगापुर में होता है। और पर हमारी इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को वोट देकर, और वहाँ पे फिर वो हमारे बिहाफ पे और इंडिया के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं कि जहाँ पे सोवेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई भी खतरा ना हो, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया को बेनिफिट कैसे दिया जाए, उसको लार्ज सेक्शन को इंटरेस्ट में लेते हुए वो डिसीजन लेते हैं, वो होता है डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, और सिंगापुर वगैरह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रिपब्लिक होता है एक, और एक मोनार्की होता है। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में ये होता है
जैसे पहले टाइम में होता था और ब्रिटेन में भी होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किंग का बेटा ही किंग बनेगा, यस। और रिपब्लिक में क्या होता है, जिसमें एक इलेक्टेड हेड होता है, फिक्स टेन्योर के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, वो होता है रिपब्लिक। कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, हमारे हाथ में, कि 5 साल बाद अगर इलेक्शन कराने तो वो हमारे हाथ में, हम किसको वोट देंगे। ये कोई और जजमेंट नहीं करेगा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया करेंगे चूज कि किसको हमें इलेक्ट करना है, और फिर वो टेन्योर के बाद फिर से एक इलेक्शन होंगे, तो ये हो गया रिपब्लिक। पॉलिटिकल सोवरेनिटी हमारे हाथ में है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हाथ में। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं बहुत अच्छे से ट्राई कर रही हूँ सब कुछ अच्छे से समझाने के लिए कि कोई डाउट ना रहे, और बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। जस्टिस, जस्टिस जैसे हमने पढ़ा 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यस। सोशल में क्या क्या होता है? सोशल जस्टिस क्या डिनोट करता है? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे सिटीजन्स को विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। बट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ सेक्शन, तो वहाँ पे हम रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। लाइक SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, EWS को रिजर्वेशन मिलता है, विमेन को कोटा मिलता है, वुमेन से फीस नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको कोटा दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, कि उनकी भी जो हैं वो नीचे रह गए, उनको भी अपलिफ्ट होने का मौका मिले और कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का ही मौका मिले। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है जहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, वेल्थ, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेसिकली, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जहाँ पे सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इन दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस में हमें गिवन है कि हर एक सिटीज़न को राइट है एट द एज ऑफ 18 कि वो वोट दे सकता है। वो अपने हिसाब से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके बिठा सकता है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। वी हैव द पावर, वो हमारे पास पावर है। वो हो गया पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पे कि हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस है सारे ऑफिसेज में जाने का, इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में, ठीक है, क्लियर है। और ये तीनों जो लिए गए हैं रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, जो कि 1917 में हुआ था। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, इसको रफ कर दूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जो भी मैं लिखूँ। ओके, लिबर्टी। लिबर्टी में मैंने क्या बताया था आपको? लिबर्टी में लिखा था थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। ये क्वेश्चन कहीं कोई एग्जाम में आया, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में आया है, पर ये चीज़ पूछा गया था कि इसमें ऑड वन आउट हमें चूज़ करना था। इसमें 3 दे रखे थे और एक प्लेस दे रखा था, तो हमें प्लेस पे टिक लगाना था। लिबर्टी ऑफ प्लेस नहीं होता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप होता है। तो लिबर्टी होता क्या है? बेसिकली लिबर्टी जो है उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे रिस्ट्रेंट नहीं है, जहाँ पे हमें रोका नहीं जाएगा इंडिविजुअल को, जहाँ पे कि हमें प्रोवाइड की जाएगी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स दे रही हैं, फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ ऑफ द सिटीजन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। वहाँ पे हम रिस्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें अगर UPSC देना है, UPSC CSE का एग्जाम देना है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब को छोड़ के, तो ये हमारा डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लिबर्टी। अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें कि अगर हम डैमेज करें पब्लिक प्रॉपर्टी को जाके, तो ये तो भाई रिस्ट्रिक्शन होगा ना, इसमें तो हमारे पास हमारे खिलाफ एक्शन भी होगा बाय द पुलिस। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव लिबर्टी है, नेगेटिव नहीं है। हमें नेगेटिव काम नहीं करना, पॉजिटिव काम करना। पर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फॉर द पॉजिटिव पर्पस हमारे ऊपर रिस्ट्रेंट लग सकते हैं कि हम एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, हम एक ग्रुप में मतलब ग्रुप में बातचीत नहीं कर सकते 3-4 लोगों का ग्रुप बना के। तो इससे क्या होगा? हमारी सोवेनिटी इंटीग्रिटी को डैमेज है, इसीलिए ये चीज़ उठाया जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और कोई कैलेमिटी आ गई या कुछ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी की।
ये सब कुछ ना एक मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ये हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ेंगे और DPSP में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। मीन्स यहाँ पे कोई एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है, बट एक्सेप्शन केसेस हैं तब भी, क्योंकि हमें अपलिफ्ट करना है। अगर हमने उनको नहीं दिया तो पहले से जो लोग अपलिफ्टेड हैं वो और ज़्यादा होते चले जाएंगे। अगर किसी को एक्सेस एजुकेशन का और किसी को नहीं है तो वो तो एक्सेस लेता चला जाएगा, जैसे ब्रिटिश टाइम में होता था, जैसे जमींदार्स को ही मिलता था एक्सेस। जो पुअर सेक्शन था उनको केवल लेबर्स का काम और छोटा मोटा पढ़ाई करवा दिया कि उनको बेनिफिट हो पाए। तो ऐसे तो ये एक इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, पर हमें इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें इसलिए एक्सेप्शंस होते हैं। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के नाम से एक फंडामेंटल राइट में 14 से लेके 18 तक हैं आर्टिकल्स, ये हम डिस्कस करेंगे सारे कुछ, जहाँ पे कि इक्वलिटी की बात हुई है, जहाँ पे कि हमें स्पेशल प्रिविलेजेस को, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यस, बट एक्सेप्शंस है कि लाइक SC ST को कोटा मिलता है, EWS को कोटा मिलता है, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलता है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि सेंस होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं बट हम क्या बोलते हैं आपस में, जब यूनिटी की बात आती है तो हम बोलते हैं वी आर इंडियंस। ये नहीं बोलते कि हम महाराष्ट्रियन हैं, हम MP से बिलोंग करते हैं, हम UP हैं, हम बिहारियन हैं, ऐसा नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, वी आर इंडियंस। अगर हम बाहर जाते हैं फॉरेन में तो हम एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हम अलग अलग स्टेट से नहीं। यही होता है फ्रेटर्निटी, कि हमें एज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड लेके चलना है, फीलिंग लेके चल रही है, किसकी, फ्रेंडशिप की। सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे डबल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप नहीं जैसे USA में। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको शायद क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बट हमें इसको रिटेन रखने के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि आप बिना पढ़े एक बार इस वीडियो को सुन के सब कुछ रिटेन हो जाएगा। हो सकता है 50 से 60% क्लियर हो जाए, 3-4 बार वीडियो सुनना पड़ेगा और क्लियरिटी लानी पड़ेगी। हमें रिटेंशन पावर के लिए एक बार एक्टिव रिकॉल सेशन खुद करना पड़ेगा। नोट्स बनाते टाइम हमें हाईलाइट करनी पड़ेंगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आज से हमारी न्यू सीरीज़ चालू हुई है, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं कवर करा सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई गलती हुई हो, कोई फैक्चुअल चीज़ गलत हुई हो तो वो मैं समझ सकूँ, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।